चलिए, तो सिस्टम डिज़ाइन के हम डिज़ाइन डिसीजंस देख रहे थे। तो आज हमें देखना है हैंडल ग्लोबल रिसोर्सेज, चूज ए सॉफ्टवेयर कंट्रोल स्ट्रेटजी एंड हैंडल बाउंड्री कंडीशन। सो फर्स्ट देखते हैं हैंडलिंग ग्लोबल रिसोर्सेज। So the system designer must identify global resources and determine mechanisms for controlling access to them. ठीक है, तो मतलब ग्लोबल रिसोर्सेज को हमें क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है कि कौन कौन से ग्लोबल रिसोर्सेज हमारे हो सकते हैं और उनके लिए कैसे उसको कंट्रोल करना है। सो देयर आर सेवरल काइंड्स ऑफ ग्लोबल रिसोर्सेज। अभी कौन कौन से हो सकते हैं? फर्स्ट वन इज फिजिकल यूनिट्स, दैट इज इट इंक्लूड्स प्रोसेसर्स, टेप ड्राइव्स एंड कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स। Second one is space, that is examples are disk space, workstation screen and buttons on a mouse. Third one is logical names, which includes object IDs, file names and class names. And fourth one is access to shared data, that is your databases. So these are all global resources which we need to control. So if the resource is an physical object, then it can control itself by establishing a protocol for obtaining access. तो हर फिजिकल ऑब्जेक्ट के लिए कोई ना कोई प्रोटोकॉल डिजाइन किया हुआ है नेटवर्क में, तो उनको आप क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं. And if the resource is a logical entity, such as an object ID or a database, then there is danger of conflicting access in a shared environment. तो अगर कोई लॉजिकल एंटिटी है तो उसको हमें क्या करना पड़ेगा, कन्फ्लिक्ट एक्सेस देना पड़ेगा. कन्फ्लिक्ट को हमें क्या करना, रिमूव करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे यूजर्स एक साथ उन कन्फ्लिक्टिंग एक्सेस को रिक्वेस्ट कर रहे होंगे. सो इंडिपेंडेंट टास्क कुड साइमल्टेनियसली यूज द सेम ऑब्जेक्ट आईडी. ठीक है, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ your shared environment conflicting access, that is your independent task कुछ community use the same object ID. कि same object ID को क्या कर रहे हैं, बहुत सारे independent task क्या कर रहे हैं, यूज करने की कोशिश कर रहे हैं. So you can avoid conflict by having a guardian object which own each global resource and control access to it. ठीक है, तो ये गार्जियन ऑब्जेक्ट जैसे आप लोगों ने ऑपरेटिंग सिस्टम में पढ़ा होगा, या तो आपने पढ़ा होगा सीमाफोर, या तो आपने पढ़ा होगा मॉनिटर्स. ठीक है, सो दीज आर ऑल नथिंग बट अ गार्जियन ऑब्जेक्ट विच कैन कंट्रोल योर कन्फ्लिक्टिंग एक्सेस और कॉन्करेंट एक्सेस. सो वन गार्जियन ऑब्जेक्ट कैन कंट्रोल सेवरल रिसोर्सेज. ऑल एक्सेस टू द रिसोर्स मस्ट पास थ्रू दिस गार्जियन ऑब्जेक्ट. एंड एलोकेटिंग ईच शेयर्ड global resource to a single object is in recognition that the resource has an identity. So you can also partition a resource logically, that is assigning subsets to different guardian objects or independent control. For example, one strategy for object ID generation in a parallel distributed environment is to pre-allocate a range of possible IDs to each processor in a network. मतलब पहले से ही प्री एलोकेट कर देना है कि ये पर्टिकुलर रेंज ऑफ पॉसिबल आईडीज जो है वो इस पर्टिकुलर प्रोसेस जाएगी, ये पर्टिकुलर रेंज जो है दूसरे प्रोसेस में जाएंगी. And each processor allocates the IDs within its pre-allocated range without the need of global synchronization. तो मतलब जैसे जैसे आपके आ रहे हैं आपके जो पर्टिकुलर एक्सेस की जो स्ट्रेटजी आ रही है, ऑब्जेक्ट आईडी की जो रिक्वेस्ट आ रही है, उनको आपने क्या किया, पहले से प्री एलोकेट कर दिया है कि ये पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट जो है इस पर्टिकुलर प्रोसेस में जाएगा, ये पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट जो है दूसरे प्रोसेस में जाएगा. तो उस केस में मुझे सिंक्रोनाइजेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि एक पर्टिकुलर प्रोसेस में दो ऑब्जेक्ट आईडी नहीं जा रही है, तो कन्फ्लिक्टिंग उसमें कम रहेंगे. सो इन ए टाइम क्रिटिकल एप्लीकेशन द कॉस्ट ऑफ पासिंग all access to resource through a guardian object is sometimes too high and the client must access the resource directly. So in this case, locks can be placed on a subset of the resource. So अगर सेम एक्सेस में जा रहा है तो हम क्या करते हैं, उनको हम लॉक से एक्सेस करते हैं. So a lock is a logical object associated with some defined subsets of a resource that gives the lock holder the right to access and resource directly. So a guardian object must still exist to allocate the locks, but after one interaction,
with the guardian to obtain a lock of the users of resource can access the resource directly. And this approach is more dangerous because each resource user must be trusted to behave itself in its access to the resource. ठीक है, तो ये डेंजरस है क्योंकि हमें नहीं पता है कि जो पर्टिकुलर रिसोर्स का यूजर ने एक्सेस किया है वो किस टाइप का एक्सेस करेगा उसमें. So do not use direct accesses to shared resources unless it is absolutely necessary. तो डायरेक्ट एक्सेस आपको नहीं देना है. दैट पर्टिकुलर यूजर मस्ट ऑब्टेन दैट पर्टिकुलर एप्रोप्रिएट लॉक टू एक्सेस दैट पर्टिकुलर रिसोर्स. सो फॉर एग्जांपल, अगर ऐसा हम एटीएम एग्जांपल हम देखें, सो बैंक कोड्स एंड अकाउंट नंबर्स आर ग्लोबल रिसोर्सेज. ठीक है, तो एटीएम एग्जांपल में हमारे जो है ग्लोबल रिसोर्सेज जो है वो एक है हमारा बैंक कोड जो ग्लोबली अवेलेबल है, दूसरा है अकाउंट नंबर्स. सो बैंक कोड्स मस्ट बी यूनिक विद इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एन कंसोर्टियम. तो विद इन ए कंसोर्टियम वो क्या रहेगा, बैंक कोड्स यूनिक रहेगा, एक पर्टिकुलर बैंक का एक ही बैंक कोड रहेगा. एंड अकाउंट कोड्स मस्ट बी यूनिक विद इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द बैंक. ठीक है, तो अकाउंट जो कोड्स हैं, जो अकाउंट नंबर्स हैं, वो पर्टिकुलर क्या है बैंक कोड्स, बैंक के अंदर क्या रहेंगे, यूनिक रहेंगे. मतलब विद इन अ बैंक वो पर्टिकुलर अकाउंट कोड को हम क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे वो किस टाइप का अकाउंट है. सो दीज आर टू ग्लोबल रिसोर्सेज. Now next one is your choosing a software control strategy. तो अब हमें एक स्ट्रेटेजी कंट्रोल, सॉफ्टवेयर को कंट्रोल करने के लिए कोई स्ट्रेटेजी क्या करनी पड़ेगी, चूज करनी पड़ेगी. सो द एनालिसिस मॉडल शोज इंटरेक्शंस एज इवेंट्स बिटवीन ऑब्जेक्ट्स. तो जितने भी इंटरेक्शंस होते हैं ऑब्जेक्ट में, उनको हम क्या करते हैं, इवेंट्स के थ्रू बताते हैं कि ये पर्टिकुलर इवेंट पे हमारा ये पर्टिकुलर इंटरेक्शन हो रहा है. So hardware control closely matches the analysis model, but there are several ways for implementing control in software. तो हमारे पास बहुत सारे वेज हैं जिससे हम क्या कर सकते हैं, उनको कंट्रोल कर सकते हैं. So although all subsystems need not use the same implementation, it is best to choose a single control style for the whole system. तो सभी अलग अलग सिस्टम्स, अलग अलग सब सिस्टम्स के लिए हम अलग अलग भी निकाल सकते हैं, लेकिन बेस्ट रहेगा कि हम सिंगल कंट्रोल स्टाइल रखें पूरे सिस्टम के लिए. सो देयर आर टू काइंड्स ऑफ कंट्रोल फ्लोस इन ए सॉफ्टवेयर सिस्टम. फर्स्ट वन इज एक्सटर्नल कंट्रोल एंड सेकंड वन इज योर इंटरनल कंट्रोल. ठीक है, एक्सटर्नल कंट्रोल मींस एक्सटर्नली हमें क्या करना है, कंट्रोल करना है. सेकंड मींस इंटरनल कंट्रोल, मतलब विद इन दी सॉफ्टवेयर हम क्या करेंगे, उसको कंट्रोल करेंगे. अब इनको वन बाय वन देखते हैं. फर्स्ट वन इज एक्सटर्नल कंट्रोल. तो एक्सटर्नल कंट्रोल कंसर्न्स द फ्लो ऑफ एक्सटर्नली विजिबल इवेंट्स अमंग द ऑब्जेक्ट्स इन द सिस्टम. मतलब जो ऑब्जेक्ट्स में वो पर्टिकुलर इवेंट्स आएंगे वो एक्सटर्नली विजिबल होंगे. सो देयर आर थ्री काइंड्स ऑफ कंट्रोल्स फॉर एक्सटर्नल इवेंट्स. फर्स्ट वन इज प्रोसीजरल ड्रिवन सीक्वेंशियल, सेकंड वन इज इवेंट ड्रिवन सीक्वेंशियल, एंड थर्ड वन इज कॉन्करेंट. And the appropriate control style depends on the available resources, that is languages, operating system, and the kind of interactions in the application. तो किस टाइप का इंटरेक्शन चाहिए, किस टाइप का रिसोर्स चाहिए, वो हम कंट्रोल से, इन दोनों से हम क्या करते हैं, निकालते हैं कौन सा कंट्रोल स्टाइल हमारा क्या करेगा, मैच करेगा. Second one is internal control. So internal control refers to the flow of control within a process. तो प्रोसेस के अंदर ही वो क्या होगा, हमारा कंट्रोल होगा. सो इट एग्जिस्ट ओनली इन इम्प्लीमेंटेशन एंड देयरफॉर इज नीदर इनहेरेंटली कॉन्करेंट और सीक्वेंशियल. तो ना तो कॉन्करेंट होगा ना तो सीक्वेंशियल होगा. So the designer may choose to decompose a process into several tasks for logical clarity or for performance if multiple processes are available. So unlike external events, internal transfer of control such as procedural calls or inter-task calls are under the direction of program and can be structured for convenience. तो इंटरनल कॉल्स को क्या है, हम इंटरनल कंट्रोल को जो है इंटरनल कॉल से, इंटरटास्क कॉल से या फिर डायरेक्शन ऑफ प्रोग्राम से हम क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं. So three kinds of control flow are common. First one is procedural calls, second one is quasi-concurrent intertask calls, and third one is your concurrent intertask calls. So quasi-concurrent intertask calls such as
coroutines or lightweight processes are programming conveniences in which multiple address space or call stacks exist, but only a single thread of control can be active at once. दैट मीन्स मुझे मल्टीपल भी करना है और कॉल स्टैक्स भी हमें मेंटेन करना है, तो हम सिंगल थ्रेड ऑफ कंट्रोल से हम क्या कर रहे हैं, उनको एक्सेस कर रहे हैं। अब इसको वन बाय वन देखते हैं। कुछ पैराडाइम्स हैं जिनको हमें, जिससे हम सॉफ्टवेयर को हम क्या करेंगे, कंट्रोल करेंगे। तो पहला हम देख रहे हैं प्रोसीजर ड्रिवन कंट्रोल। सो इन ए प्रोसीजर ड्रिवन सीक्वेंशियल सिस्टम, कंट्रोल रिसाइड्स विद इन द प्रोग्राम कोड and program. So procedures request external input and then wait for it. मतलब जो भी प्रोसीजर है वो पहले रिक्वेस्ट करेगा एक्सटर्नल इनपुट का और फिर उसको क्या करेगा, वेट करेगा। When input arise, control resumes within the procedure that made the call. And the location of program counter and stack of procedure calls and local variables define the system state. तो प्रोग्राम काउंटर की क्या वैल्यू है और स्टैक की क्या वैल्यू है, उसके हिसाब से हमारा क्या होगा, सिस्टम की स्टेट डिफाइन होगी। सो द मेजर एडवांटेजेस ऑफ प्रोसीजरल ड्रिवन कंट्रोल इज दैट इट इज इजी टू इम्प्लीमेंट विद कन्वेंशनल लैंग्वेज। तो कन्वेंशनल लैंग्वेज मतलब C++ में इनको हम इजिली इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। द ड्रॉबैक इज दैट इट रिक्वायर्स द कॉन्करेंसी इनहेरेंट इन ऑब्जेक्ट्स टू बी मेट इन ए सीक्वेंशियल फ्लो ऑफ कंट्रोल। तो हमारा कॉन्करेंसी जो है इतना जल्दी अचीव नहीं हो पाएगा, ये इसका क्या है, एक ड्रॉबैक है। एंड द डिजाइनर मस्ट कन्वर्ट इवेंट्स इनटू ऑपरेशंस बिटवीन ऑब्जेक्ट्स। तो जो भी डिजाइनर्स हैं उनको क्या करना पड़ेगा, पहले इवेंट को ऑपरेशंस में कन्वर्ट करना पड़ेगा कि उन पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट में इंटरेक्शन परफॉर्म करने के लिए जो इवेंट्स आ रहे हैं वो कौन कौन से ऑपरेशन से इवेंट हमारे जनरेट होंगे। सेकेंड, A typical operation corresponds to pair of events. So operation में हम देख रहे हैं, तो एक होता है output event that performs output and request input. Second, the input event that delivers the new values. तो ऑपरेशन के दो पर्टिकुलर पेयर ऑफ इवेंट्स हैं, एक तो है आउटपुट इवेंट, एक है आपका इनपुट इवेंट। So this paradigm cannot easily accommodate asynchronous input because the program must explicitly request input. So the procedural driven paradigm is suitable only if the state model shows a regular alteration of input and output events. ठीक है, तो मतलब स्टेट मॉडल जो एनालिसिस मॉडल में बनाया गया है उससे अगर हम इनपुट आउटपुट इवेंट जनरेट कर सकते हैं और हमारी स्टेट्स को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, तब हम यूज कर सकते हैं प्रोसीजरल ड्रिवन पैराडाइम। और फिर उन पर्टिकुलर इवेंट्स को हम क्या करेंगे, एज एन ऑपरेशन हम क्या करेंगे, इंप्लीमेंट करेंगे इन इम्प्लीमेंटेशन फेज। सो फ्लेक्सिबल यूजर इंटरफेसेस एंड कंट्रोल सिस्टम्स आर हार्ड टू बिल्ड विद दिस स्टाइल। तो ऐसे यूजर इंटरफेस जो फ्लेक्सिबल हों वो नहीं बन पाएंगे और कंट्रोल सिस्टम्स भी हमारे जल्दी नहीं बन पाएंगे। सो ऑल मेजर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेजेस such as C++ and Java are procedural languages. Do not fool by the object-oriented phrase message passing. A message is a procedure call with a built-in case statements that depends on the class of target object. And a major drawback of conventional object-oriented languages is that they fail to support concurrency inherent in object. तो जल्दी से आपकी concurrency जो है वो implement नहीं हो पाती है। Some concurrent object-oriented languages have been designed, but they are not yet widely used. ठीक है, तो कुछ ऐसे object-oriented languages हैं जो उनको डिजाइन की गई हैं जिसमें concurrency inherent मुझे component मिल जाए, लेकिन वो पॉपुलर नहीं है, they are not widely used. Second one is your event-driven control. So in an event-driven sequential system, control resides within a dispatcher or monitor the language subsystem or operating system provides. तो इवेंट ड्रिवन कंट्रोल में जो कंट्रोल है वो कहाँ से मिलेगा आपको, डिस्पैचर से मिलेगा, जो डिस्पैच कर रहा है उस पर्टिकुलर इवेंट को, और वो मॉडल करेगा, मॉनिटर करेगा आपके लैंग्वेजेस को, सब सिस्टम को और ऑपरेटिंग सिस्टम। So developer attach application procedures to events and the dispatcher calls the procedures when the corresponding event occur. That is your callback. And procedure calls to the dispatcher send output or enable input but do not wait for in
inline. And all procedure return control to the dispatcher rather than retaining control until input arrives. Consequently, the program counter and stack cannot preserve state. तो इस केस पे हमारी जो प्रोसीजर कॉल्स हैं, जो प्रोग्राम काउंटर्स हैं और जो स्टैक हैं, वो हमारे क्या है, स्टेट प्रिजर्व नहीं कर सकते. So procedures must use global variables to maintain state, or the dispatcher must maintain local state for them. या तो मैं ग्लोबल वेरिएबल से स्टेट मेंटेन करूं, या तो मैं क्या करूं कि जो डिस्पैचर है वही क्या करे, मेंटेन करे कि वो कौन सी स्टेट अचीव करने वाला है. So event driven control is more difficult to implement with standard languages than procedural driven control, but is often worth the extra effort. तो इवेंट ड्रिवन जो है वो डिफिकल्ट टू इम्प्लीमेंट है और प्रोसीजरल ड्रिवन कंट्रोल जो है वो इजी टू इम्प्लीमेंट है. एंड इवेंट ड्रिवन सिस्टम परमिट्स मोर फ्लेक्सिबल कंट्रोल देन प्रोसीजरल ड्रिवन systems. Event-driven systems simulate cooperating processes within a single multi-threaded task. An errant procedure can block the entire application, so you must be careful. तो जो event-driven system है उसमें जो cooperating processes हैं उनको हम क्या कर सकते हैं, सिंगल मल्टी-थ्रेडेड थ्रेड से हम क्या करते हैं, सिमुलेट कर सकते हैं. तो जो एरेंट प्रोसीजर्स हैं इसमें एरर्स आ सकते हैं, वो आपके एंटायर एप्लीकेशन को क्या कर सकते हैं, ब्लॉक कर सकते हैं कि वो आगे प्रोसीड ही ना कर पाए. सो इवेंट ड्रिवन यूजर इंटरफेसेस सबसिस्टम्स आर पर्टिकुलरली यूजफुल. यूज एन इवेंट ड्रिवन सिस्टम फॉर एक्सटर्नल कंट्रोल इन प्रेफरेंस टू अ प्रोसीजरल ड्रिवन कंट्रोल व्हेनेवर पॉसिबल, बिकॉज द मैपिंग फ्रॉम इवेंट्स टू प्रोग्राम कंस्ट्रक्ट इज सिंपलर एंड मोर पावरफुल. And event-driven systems are also more modular and can handle error conditions better than procedure-driven systems. तो इसमें error condition जो है वो easily हम क्या कर सकते हैं, maintain कर सकते हैं. Third one is your concurrent control. So in a concurrent system, control resides concurrently in several independent objects, each a separate task. ठीक है, तो मतलब कंट्रोल जो है हमारा कॉन्करेंटली जो है इंडिपेंडेंट ऑब्जेक्ट्स में रह सकता है. सच ए सिस्टम इंप्लीमेंट्स इवेंट्स डायरेक्टली एज वन वे मैसेजेस, नॉट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मैसेजेस बिटवीन ऑब्जेक्ट्स. सो वन वे मैसेजेस बिटवीन ऑब्जेक्ट्स में क्या हो सकता है, हम उसमें इंप्लीमेंट कर सकते हैं. सो अ टास्क कैन वेट फॉर इनपुट बट अदर टास्क कंटिन्यू एग्जीक्यूशन. तो कुछ टास्क ऐसे हैं जो वेट कर रही हैं इनपुट के लिए, लेकिन अदर जो है वो एग्जीक्यूट होते रहेंगे जो इनपुट का वेट नहीं कर रही है. सो द ऑपरेटिंग सिस्टम इन्वॉल्व्स और रिजॉल्व्स शेड्यूलिंग कॉन्फ्लिक्ट्स अमंग टास्क एंड यूजुअली सप्लाइज अ क्यूइंग मैकेनिज्म सो दैट इवेंट्स आर नॉट लॉस्ट इफ ए टास्क इज एग्जीक्यूटिंग व्हेन दे अराइव. तो ये कौन से पर्टिकुलर टास्क जो है वो वेट करेंगे, कौन से टास्क मेरे एग्जीक्यूट करेंगे, इसके लिए क्या होगा कि एक शेड्यूलिंग मैकेनिज्म क्या करेगा, वो मेंटेन करेगा. और कौन मेंटेन करेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम. सो इफ दे आर मल्टीपल सीपीयूज देन डिफरेंट टास्क कैन एक्चुअली एग्जीक्यूट कॉन्करेंटली. मल्टीपल सीपीयूज हैं तो डिफरेंट टास्क आपके जो कॉन्करेंटली एग्जीक्यूट कर ही सकती है. नेक्स्ट वन इज योर इंटरनल कंट्रोल. So during design, the developer expands operations on objects into lower level operations on the same or other objects. तो जो operations हैं उनको lower level operations में convert करना पड़ेगा objects के लिए. So internal object interactions are similar to external object interactions because you can use the same implementation mechanisms. तो जो भी ऑब्जेक्ट आपका जो है वो इंटरनल हो या एक्सटर्नल हो, इंटरेक्शंस हमारा जो रहेंगे वो सेम ही रहेंगे. However, there is an important difference, that is your external interactions inherently involve waiting for events. तो जो एक्सटर्नल इंटरेक्शंस हैं वो किसी न किसी इवेंट का वेट करेंगे because objects are independent and cannot force other objects to respond. तो जब तक कोई इवेंट नहीं आएगा तब तक कोई एक्सटर्नल इंटरेक्शन मेरा परफॉर्म नहीं होगा.
And objects generate internal operations as part of implementation algorithm, so their form of response is predictable. तो जो इंटरनल ऑपरेशंस है वो प्रिडिक्टेबल है क्योंकि वो इंटरनली हमारा जो है इम्प्लीमेंटेशन एल्गोरिथम में डिफाइंड है. So consequently, you can think of most internal operations as procedural calls in which the caller issues a request and wait for a response. तो जो प्रोसीजरल कॉल्स होती हैं उसमें कॉलर क्या करता है कि रिक्वेस्ट करता है कि मैंने इस फंक्शन को या इस प्रोसीजर को कॉल किया है और वेट करता है कि वो कुछ ना कुछ रिटर्न करे या कंट्रोल हमारा वापस आए. So there are algorithms for parallel processing, but many computations are well represented sequentially and can easily be folded into a single thread of control. तो पैरेलल प्रोसेसिंग में जो कंप्यूटेशंस हैं वो सिक्वेंशली होती हैं, उनको हम इजीली सिंगल थ्रेड ऑफ कंट्रोल में एग्जीक्यूट करा सकते हैं. Now some other paradigms are also possible. So other paradigms are also possible such as rule-based system, logic programming systems, and other forms of non-procedural programs. These constitute another control style in which explicit control is replaced by declarative specification with implicit evaluation rules, possibly non-deterministic or highly convoluted. So developers currently use such languages in limited areas. तो हर जगह इसको यूज नहीं किया जा सकता. लिमिटेड एरियाज में हो सकते हैं सच एज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड नॉलेज बेस्ड प्रोग्रामिंग, बट वी एक्सपेक्ट देयर यूज टू ग्रो इन फ्यूचर. तो फ्यूचर में वो क्या होंगे कि और भी जगह वो क्या कर सकते हैं, इन पैराडाइम्स को यूज कर सकते हैं. सो बिकॉज दीज लैंग्वेजेस आर टोटली डिफरेंट फ्रॉम प्रोसीजर लैंग्वेजेस इंक्लूडिंग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेजेस. तो ये लैंग्वेजेस जो रहती हैं वो टोटली अलग रहती हैं. सो एन एग्जाम्पल अगर हम देखें एटीएम एग्जाम्पल में, सो इवेंट ड्रिवन कंट्रोल इज एप्रोप्रिएट पैराडाइम फॉर एटीएम स्टेशन. तो एटीएम स्टेशन में जो हम एटीएम एग्जाम्पल देख रहे हैं उसमें इवेंट ड्रिवन कंट्रोल हम यूज कर सकते हैं इसमें, बिकॉज द एटीएम सर्विस अ सिंगल यूजर, सो देयर इज अ लिटिल नीड ऑफ कॉन्करेंट कंट्रोल. कॉन्करेंट कंट्रोल की मुझे नीड नहीं है. द एटीएम मस्ट बी रिस्पॉन्सिव इन इट्स यूजर इंटरेक्शंस and event driven control is much better at that than particular procedural driven control. तो इवेंट ड्रिवन कंट्रोल के लिए आपको जो इवेंट मिलेगा वो एक्सटर्नली इवेंट मिलता है और एक्सटर्नली यूजर ही आके उसमें इंटरनल इवेंट डाल सकता है, इसलिए इवेंट ड्रिवन कंट्रोल ही हम इसमें यूज कर सकते हैं. नेक्स्ट देखते हैं हैंडलिंग बाउंड्री कंडीशंस. So although most of system design concern steady state behavior, you must consider boundary conditions as well and address the following kinds of issues. तो boundary conditions लेके हमें कुछ issues को handle करना पड़ेगा. कुछ issues हैं. First issue is initialization. That is, the system must proceed from quiescent initial state to substantial steady state. So quiescent steady state मतलब ऐसी state जो एकदम स्थिर है, जिसपे कोई इवेंट आएगा तब जाके हम किसी स्टेडी स्टेट में हम जा पाएंगे. स्टेडी स्टेट मतलब अब हम यहाँ से और कुछ इवेंट में हम और कुछ स्टेट हम अचीव कर सकते हैं. सो द सिस्टम मस्ट इनिशियलाइज कांस्टेंट डेटा, पैरामीटर्स, ग्लोबल वेरिएबल्स, टास्क, गार्जियन ऑब्जेक्ट्स एंड पॉसिबली द क्लास हायरार्की इटसेल्फ. तो सारे कांस्टेंट डेटा, पैरामीटर्स, ग्लोबल वेरिएबल्स, जो भी टास्क हैं, गार्जियन ऑब्जेक्ट्स हैं एंड क्लास हायरार्कीज हैं, इन सबको मुझे क्या करना पड़ेगा, इनिशियलाइज करना पड़ेगा. सो ड्यूरिंग इनिशियलाइजेशन ओनली अ सबसेट ऑफ फंक्शनैलिटी ऑफ सिस्टम इज यूजुअली अवेलेबल. सो इनिशियलाइजिंग अ सिस्टम कंटेनिंग कॉन्करेंट टास्क इज मोस्ट डिफिकल्ट बिकॉज इंडिपेंडेंट ऑब्जेक्ट्स मस्ट नॉट गेट ईदर टू फार अहेड और टू फार बिहाइंड अदर इंडिपेंडेंट ऑब्जेक्ट्स ड्यूरिंग इनिशियलाइजेशन. तो कॉन्करेंट टास्क को इनिशियलाइज करना आपका जो है डिफिकल्ट है. स्टैटिक टास्क को जो है, जो सिंगल थ्रेड ऑफ कंट्रोल है, उनको इनिशियलाइज करना आपका इजी. सेकेंड वन इज टर्मिनेशन. सो टर्मिनेशन इज यूजुअली सिंपलर देन इनिशियलाइजेशन बिकॉज मैनी इंटरनल ऑब्जेक्ट्स कैन सिंपली बी अबंडेंट. ठीक है, तो कुछ ऐसे इंटरनल ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो सिंपली उसको आप अबंडेंट कर सकते हैं, तो उनके लिए मुझे टर्मिनेशन कंडीशन लिखने की जरूरत नहीं है. ठीक है, जैसे हमारे लोकल वेरिएबल्स जो रहते हैं उनको हम इनिशियलाइज कर देते हैं, लेकिन ऑटोमेटिकली वो आपके डिस्ट्रॉय हो जाते हैं जैसे ही वो आउट ऑफ स्कोप जाते हैं.
So the task must release any external resources that it had reserved. तो अगर हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेजेस यूज कर रहे हैं और हमने किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के कंस्ट्रक्टर में हमने किसी पर्टिकुलर चीज को इनिशियलाइज किया है और कुछ पर्टिकुलर रिसोर्स को अगर हमने उसमें एक्वायर किया है, तो उन पर्टिकुलर एक्सटर्नल रिसोर्सेज को मुझे क्या करना पड़ेगा, रिलीज भी करना पड़ेगा जब वो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट मेरा डिस्ट्रॉय हो रहा है. दैट मीन्स वी नीड टू डिफाइन इट्स डिस्ट्रक्टर, and within the destructor we need to release the external resources. And in a concurrent system one task must notify other task of its termination. तो अगर concurrently execute हो रहे हैं दो particular objects जो सेम रिसोर्सेज यूज कर रहे हैं, तो पहले के टर्मिनेट पे दूसरे को मुझे क्या करना पड़ेगा, इनिशियलाइज करना पड़ेगा, या मुझे एक बाउंड्री कंडीशन बतानी पड़ेगी कि यहाँ पे टर्मिनेट हो रहा है, तो टर्मिनेट होने के बाद ये रिसोर्स जो है उस पर्टिकुलर दूसरे जो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स हैं उनको मिल जाने चाहिए. थर्ड वन इज फेलियर. सो फेलियर इज एन अनप्लान्ड टर्मिनेशन ऑफ ए प्रोग्राम. Failure can arise from user errors, from the exhaustion of system resources or from an external breakdown. तो कहीं से भी फेलियर आ सकता है, यूजर एरर कर सकता है, एग्जॉस्टन ऑफ सिस्टम रिसोर्सेज हो सकता है कि सारे रिसोर्सेज मेरे क्या हो गए हैं, सारे रिसोर्सेज किसी यूजर को दिए गए हैं, किसी ऑब्जेक्ट्स को असाइन किए गए हैं, और फ्रॉम एन एक्सटर्नल ब्रेकडाउन. एक्सटर्नल ब्रेकडाउन मतलब कुछ एक्सटर्नल इवेंट्स भी आ सकते हैं जिससे हमारा सिस्टम फेलियर हो सकता है. So the good system designer plans for orderly failure. ठीक है, तो इस पर्टिकुलर ऑर्डरली फेलियर को जो गुड डिजाइनर है वो ऑलरेडी पहले से प्लान करके रखना चाहिए हमें कि अगर वो पर्टिकुलर यूजर एरर आ रहा है तो मुझे क्या करना है, अगर रिसोर्सेस अगर मेरे पूरे एग्जॉस्ट हो जा रहे हैं तब मुझे क्या करना है, या एक्सटर्नल ब्रेकडाउन अगर कहीं पे आ रहा है तो मुझे क्या परफॉर्म करना है. एंड फेलियर कैन ऑल्सो अराइज फ्रॉम बग्स इन द सिस्टम एंड इज often detected as an impossible inconsistency. तो कुछ bugs भी आ सकते हैं, उनसे भी failure हो सकता है. So in a perfect design, such errors would never happen, but the good designer plans for a graceful exit or fatal bugs by leaving the remaining environment as clean as possible and recording or printing as much as information about the failure as possible before terminating. तो टर्मिनेट होने से पहले जितने भी मेरे जो फेलियर कंडीशंस आ रही हैं उनको हैंडल करने के लिए एप्रोप्रिएट हैंडलर उसको लगाना पड़ेगा. अगर कोई बग आ रहे हैं तो उन बग को डिबग करने के लिए भी कुछ पर्टिकुलर प्रोग्राम प्लान करना पड़ेगा. तो दीज आर योर बाउंड्री कंडीशंस. सो दैट इज फॉर टुडे. इसमें कहीं किसी को डाउट है तो पूछ सकते हैं. एनी डाउट? अभी हमारा दो पर्टिकुलर डिसीजन अभी भी बचा है जो हम अगली क्लास में देखेंगे. एनी डाउट?